नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, बिल्कुल हाल की नहीं लेकिन हाल फिलहाल की है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला बहराइच, और बहराइच जिले में नेपाल का बॉर्डर है और आने जाने की सीमा पे रास्ता भी है। नाम है रुपईडीहा। रुपईडीहा थाने पर 21 जुलाई 2024 को जमोग गांव के हशमत अली गांव के कुछ लोगों के साथ थाने पर पहुंचे। उन्होंने थाने को बताया कि उनकी भांजी शीबा, जो बचपन से ही उन्हीं के घर यानी अपने ननिहाल पर यानी अपने मामा के यहाँ बचपन से ही रह रही है। क्लास 5 तक वो पढ़ी है और कल यानी 20 जुलाई 2024 को वो घर से कहीं गई और लौटी नहीं। सामान्य रूप से ऐसा कभी नहीं होता कि वो रात में घर न लौटे। कोई कारण हो, शादी ब्याह हो, कहीं जाना हो, तो वो फिर घर वालों की जानकारी में रहता है। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं लगा। पुलिस ने गुमशुदगी लिख ली। गुमशुदगी लिखने में भी पुलिस के तमाम ड्रामे हैं। फ़ोटो ले आइए, हुलिया ले आइए, एज का अगर कोई सर्टिफिकेट है तो वो ले आइए, आधार कार्ड ले आइए, अपना भी ले आइए, दुनिया भर की बातें। और उसके बाद फिर बैठ के यहीं एक गुमशुदगी लिखिए। और गुमशुदगी जब एक बार लिख ली, फिर कहा कि ऐसा है कि ज़रा पता करो, लड़की जवान थी, कहीं किसी के साथ चली न गई हो, पता करिए, या आपको ये पता हो कि किसके साथ उसका चक्कर चल रहा था तो मुझे बताइए, हम लोग उससे बुला के पूछताछ करेंगे। ये बड़ा स्टैंडर्ड आंसर है। अगर कोई आप लड़की की गुमशुदगी लिखाएं और लड़के की अगर लिखाएं, जवान लड़के की, मतलब 21-22 साल 23 साल की, तो पुलिस यही कहती है कि ढूंढिए, किसी लड़की से कोई चक्कर तो नहीं था, हो सकता है किसी के साथ भाग गया हो। बहरहाल पुलिस का 20 के बाद 21 के बाद 22 को और 23 को भी हशमत अली भी और गांव के तमाम लोग इस बात के लिए चक्कर लगाते रहे कि साहब उसका मोबाइल नंबर भी दे दिया है, देख लीजिए कहाँ गई हुई है, अब हम लोगों को चिंता हो रही है। तभी 23 जुलाई को नानपारा कोतवाली, बहराइच में ही नानपारा भी है, नानपारा कोतवाली में हाड़ा बसेहारी गांव में एक युवती का अर्धनग्न हालत में शव मिला। सिर गायब था, बिना सिर के वो बॉडी थी, हाथ भी दोनों नहीं थे। हशमत अली को बताया गया कि भाई इस तरह से एक लड़की मिली है, आप फौरन जाके देखिए। हशमत अली भाग के गए और वहाँ उन्होंने देखते ही उनके होश फाख्ता हो गए। ये उनकी भांजी शीबा का ही शव था। जैसे ही ये पता लगा कि लड़की की गुमशुदगी लिखी हुई थी और लड़की की लाश मिली है, तो बात एसपी तक पहुंची। श्रीमती वृंदा शुक्ला एसपी हैं बहराइच की, अभी भी हैं, तो उन्होंने भी मौके का मुआयना किया और फौरन एक टीम का गठन किया कि इस घटना का खुलासा किया जाए कि कैसे इस महिला की हत्या हुई है। उस टीम में अंडर ट्रेनिंग सर्किल ऑफिसर या अंडर ट्रेनिंग डीएसपी हर्षिता तिवारी, नानपारा पुलिस के कुछ अच्छे सुरागरश जवान, स्वाट की टीम और सर्विलांस की टीम को लगाया गया इस ब्लाइंड मर्डर को सुलझाने के लिए। पहला काम वही होता है कि सीडीआर निकाली गई। सीडीआर से ही हिंट मिल गया, क्योंकि जिस समय उसका गायब होना उसके मामा बताते हैं या मामा के घर वाले बताते हैं, उस समय की लास्ट कॉल एक लड़के की आई थी। लड़के को फौरन फिजिकली आइडेंटिफाई किया गया। जब फिजिकली आइडेंटिफाई किया गया तो पता लगा लड़के का नाम अरुण है। वो पास के ही गांव का रहने वाला है और उसी क्षेत्र में अपने एक रिश्तेदार के मेडिकल स्टोर पर वो काम करता है। लोगों को दवा लाना ले जाना,
कहीं से दवा थोक में जहाँ से लानी है ला के रखना, उसको अपनी जगह लगाना, इस तरह का काम वो वहाँ पर करता है। और शीबा भी कभी कभी वहाँ पर दवा लेने जाती थी। यहीं से दोनों की जान पहचान हो गई, बातचीत हुई, नंबर एक्सचेंज हुए, फिर बात आगे बढ़ती बढ़ती बहुत बढ़ गई। इस बीच में गांव में भी हल्ला हो गया। अरुण के माँ बाप ने ये बताया कि गांव में बदनामी हो रही है, वो दूसरे धर्म की लड़की है, अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ है कि तुम उसे भगा ले जाओगे या शादी करोगे तो ये संभव नहीं है, किसी कीमत पे ये संभव नहीं है, इसलिए उससे बातचीत या आना जाना बंद कर दो। ये बात शीबा के मामा हशमत को भी आसपास के लोगों ने बताई कि वो बहुत ज़्यादा उस मेडिकल स्टोर पे जाती है, अरुण से बातचीत करती है, अरुण के साथ कभी कभार वो दिखाई भी पड़ी है, ऐसा करना बंद कर दिया जाए। बहरहाल हशमत ने भी अपनी भांजी को समझाया कि ऐसी बदनामी की बात होती है, मत जाया करो वहाँ पे, कोई बात हो तो हम चले जाएंगे, दवा लानी हो हम चले जाएंगे, लेकिन तुम उस मेडिकल स्टोर पर बिल्कुल मत जाना। गांव वालों ने इस बारे में तमाम आशंकाएं व्यक्त की हैं, लेकिन शीबा और अरुण बराबर मिलते रहे, बात भी करते रहे। अब यह है कि मेडिकल स्टोर को छोड़कर कहीं इधर उधर की, फ़ोन दोनों के पास था, इसलिए कोई समस्या नहीं है। मोबाइल देवता सब रास्ता बता देते हैं कि कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, क्या करना है। और फिर वही रात और दिन की बातचीत के बाद क्या उसका हश्र होता है उन बातचीतों की, जब दोनों तन्हाई में अलग अलग अपनी अपनी जगह से बातचीत कर रहे हों, लगातार कर रहे हों, वीडियो कॉल कर रहे हों। जो होना था वही हुआ। लड़की ने यानी शीबा ने शादी का दबाव बनाना शुरू किया कि अब बहुत हो गया, अब तुम्हें शादी ही करनी होगी, अब मैं कहाँ जाऊंगी। अरुण इस बात को लेकर टाल मटोल करता रहा कि नहीं मैं बात कर लूँगा, फलाना हो जाएगा और ठिकाना हो जाएगा, मम्मी राजी हो गई हैं, पापा राजी नहीं हुए हैं और उनसे भी बात करनी पड़ेगी, तुमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मैं इनसे बात कर लूँगा, उनसे बात कर लूँगा, फूफा को बीच में डालूँगा। जैसे टाल मटोल की बातें हुआ करती हैं वैसी बातें वो शीबा से करता रहा, लेकिन उसका दोहन और शोषण भी साथ साथ करता रहा। अचानक इस घटना यानी 20 जुलाई से एक हफ्ते के पहले शीबा ने दिन रात सिर्फ एक ही बात की कि हमें दूसरी कोई बात नहीं करनी है, ये बताओ शादी कब करनी है, मंदिर में करनी है, किसी मौलवी के यहाँ करनी है, क्या करना है बताओ, लेकिन जल्दी से शादी की डेट बताओ कि हम लोग शादी कर लें। नहीं शादी कर पा रहे हो तो मेरे साथ चलो कहीं हम लोग चलते हैं। बम्बई और कलकत्ता की बात हुई, वहाँ पर कमा खा लेंगे। लेकिन अरुण तो बस आप समझ ही रहे हैं उस मेंटलिटी के बारे में, वो उसको समझाता बुझाता रहा कि नहीं नहीं हम लोग बहुत जल्दी शादी कर लेंगे, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने आपको बहुत बार तमाम अपराध की सच्ची घटनाओं में बताया है कि जब जब इस तरह की सिचुएशन आती है कि लड़के को ये लगने लगता है कि लड़की अब उसके गले पड़ जाएगी, जब तक दोनों लोग स्वतंत्र हैं और गले पड़ने वाली कोई बात नहीं है, तब तक कोई रुकावट नहीं होती, न दिमाग में और न शरीर में। लेकिन जैसे ही उसे लगने लगा कि अब तो ये गले पड़, उसको या किसी भी लड़के को गले पड़ने वाली है, रास्ते से हटाने की बात दिमाग में आने लगती है। और अरुण के दिमाग में भी शीबा को रास्ते से हटाने की बात आने लगी। उसने अपनी ये बात अपने दोस्त कुलदीप से शेयर की और ये कहा कि अगर जल्दी से इसको रास्ते से नहीं हटा दिया गया तो हम भी घर से निकाले जाएंगे, परिवार में बदनामी होगी और समाज में तमाम तरह की बातें आने जाने लगेंगी। कुलदीप ने कहा ठीक है, तुम बुलाओ उसको किसी बहाने पर, ऐसी जगह बुलाओ जो आम रास्ता न हो, लोग आने जाने वाले न हों, और फिर हम लोग अपना काम कर लेंगे। बात तय होने के बाद 20 जुलाई को अरुण ने शीबा को फोन करके मिलने के लिए बुलाया। बुलाने पर फिर काफ़ी देर तक वहीं
किनारे बैठकर, पत्थर पर बैठकर दोनों बातें करते रहे और अरुण उसको समझाता रहा कि इतनी जल्दबाजी न करो, टाइम लगेगा लेकिन हम लोग शादी करेंगे। इस बार शीबा बिल्कुल अड़ी रही कि नहीं, आज तुमने इसी काम के लिए बुलाया है, डेट बताओ कब शादी होगी, हम भी अपनी तैयारी करें, तुम भी अपनी तैयारी करो। जब उसको ये लगा कि नहीं, ये अपनी बात से टस से मस नहीं हुई, उसने इशारा किया कुलदीप को और कुलदीप ने उसका पैर पकड़ा और अरुण ने शीबा का गला दबा दिया। उसके सीने पर बैठकर तब तक गले को दबाए रखा जब तक कि वो मर नहीं गई। मरने के बाद भी उसे लगा कि भी पहचान हो जाएगी, लोगों को इस रिश्ते के बारे में पता है, पुलिस पकड़ेगी और फिर भागना मुश्किल होगा। उसने फौरन बांके से उसका पूरा गला काट दिया, उसके दोनों हाथ भी शरीर से अलग कर दिए, क्योंकि एक हाथ में उसने कुछ गुदना सा गुदा रखा था। ये इत्मीनान हो गया कि अब ये बॉडी कहीं भी चली जाए कोई इसको पहचान नहीं सकता है। उसके दोनों हाथ को अलग करके बॉडी को वहीं फेंक कर दोनों घर वापस चले आए। दोनों घर वापस चले आए। पुलिस ने शरीर के इन अंगों को बरामद करने के बाद कत्ल में जो बांका इस्तेमाल हुआ था वो भी बरामद कर लिया। अरुण, मैंने बताया कि फिजिकली वेरीफाई करने पर अरुण मिला और अरुण ने पहले तो वही जैसे सब लोग करते हैं दाएं बाएं किया। पुलिस जब अपने पर आ गई उसने एक एक चीज़ बता दी। उसने यही बताया कि हम लोग एक दूसरे से हम लोगों का प्रेम हुआ, संबंध हुआ, लेकिन हम इसी तरह संबंधों को चलने देना चाहते थे। हम कभी नहीं चाहते थे कि ये शादी में बदल जाए, क्योंकि हमें खूब अच्छी तरह पता था कि ये शादी संभव नहीं है। न तो शीबा के घर वाले इसे मानेंगे, न मेरे घर वाले मानेंगे, लेकिन जितने दिन तक ये खिसकता रहे उतना ही अच्छा है। लेकिन पिछले 4-5 दिनों से वो शादी के लिए जब जिद करने लगी तो पीछा छोड़ाना ही था, वरना फिर किसी दिन बदनामी बहुत होती। इसलिए कुलदीप की सहायता से मैंने उसको मार के उसकी अंग प्रत्यंग अलग अलग जगहों पर फेंक दिए ताकि इसकी पहचान न हो पाए। बहरहाल पुलिस ने कुलदीप और अरुण दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आज की घटना देखिए, एक मेडिकल स्टोर पर एक लड़का काम करता है और दवा लेने के लिए एक लड़की उसके यहाँ आती जाती है। लड़के की निगाह लड़की पर पड़ती है। कई बार आने जाने के बाद कुछ इधर उधर की बातें करने पर भी लड़की दवा लेकर घर चली जाती है, कोई ध्यान उस पर नहीं देती है। एक दिन उसने किसी दवा के बारे में कहा तो लड़के ने ये कहा कि ये आज खत्म हो गई है, लेकिन कल तक ये आ जाएगी, तुम अपना फ़ोन नंबर दे दो, मैं तुम्हें बता दूंगा, आकर दवा ले जाना। लड़की ने इसे बहुत जेन्युइन सी बात समझी कि चलो ये हेल्प करने के लिए कह रहा है, अपना फ़ोन नंबर उसको दे दिया। उसके बाद अगले दिन लड़की ने आके बता दिया कि अभी दवा आई नहीं है और बता रहा है कि कल तक दवा आ जाएगी और वो बता देगा हम दवा मामा ले आएंगे। लड़की के मामा हशमत अगले दिन किसी काम से उस तरफ जा रहे थे। वो उसी मेडिकल स्टोर पर खड़े हुए और उन्होंने उस दवा की डिमांड की। लड़का उस समय दवा लेने के लिए जिस हेडक्वार्टर से ले आता है वहाँ गया हुआ था। मालिक बैठे हुए थे, उन्होंने फौरन निकाल के वो दवा दे दी। घूम टहल के जब वो वापस आए घर पे तो उसने शीबा से कहा कि बेटा तुम अब परेशान मत होना, मैं गया था बाजार में और मैं दवा ले आया हूँ। शीबा ने पूछा कि कहाँ मिली आपको ये दवा, क्योंकि हमको तो मिली नहीं, आप बता दीजिए जहाँ से ये मिली हो, आइंदा से मैं वहीं से ले आऊँगी। उसने जिस दुकान का नाम बताया शीबा हक्का बक्का रह गई, क्योंकि वहीं से एक दिन पहले उसे ये कहा गया था कि दवा है नहीं, कल जब आएगी तो मैं बता दूंगा। न कोई फ़ोन आया और न ही ये बताया गया कि वो दवा आई कि नहीं आई। ये पता होने के बाद जैसे ही मामा अपने काम से निकले
लड़की ने उस लड़के को, दुकान पर बैठने वाले उस लड़के को फ़ोन किया कि मेरे मामा अभी तुम्हारे यहाँ से ही दवा ले आए हैं, तुमने ये बात झूठ क्यों बोली कि दवा यहाँ नहीं है, और जब आ जाएगी तो मैं फ़ोन करके बता दूंगा। दुकान पर बैठने वाले लड़के अरुण ने उससे ये कहा कि अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो तुम हमको फ़ोन कैसे करती। मैंने इसीलिए झूठ बोला था कि तुम दवा के चक्कर में फ़ोन करोगी, मैं वेरीफाई कर लूँगा कि तुम्हारा ही नंबर है कि किसी और का नंबर तुमने दे रखा है। बहरहाल इस गिले शिकवे से बात शुरू हुई और आगे बढ़ते बढ़ते शादी तक पहुंच गई। दोनों जानते थे, अच्छी तरह जानते थे, गांव का जो बैकग्राउंड है वो भी जानते थे, गांव के उस समाज का भी बैकग्राउंड जानते थे कि दोनों के धर्म अलग अलग हैं और शादी बिल्कुल संभव नहीं है, कतई संभव नहीं है। लेकिन वो लड़का उसे गुमराह करता रहा। कभी बताता था कि माँ से बात हुई, नहीं राजी हो रही, अच्छा कल बात करूँगा, परसों बात करूँगा। फिर ये बताया कि नहीं माँ तो धीरे धीरे राजी हो गई हैं, बाप नहीं राजी हो रहे हैं, लेकिन परेशान मत हो, मैं बाप से भी सीधे बात करके उन्हें राजी कर लूँगा। फिर तमाम रिश्तेदारों के बात की, मैंने उनसे बात की, मौसा से बात की, फूफा से बात की, वो लोग पिताजी से बात करके और हमारी खुशी के लिए इस शादी को मान लेंगे। लेकिन वास्तव में इस तरह की कोई बात किसी से उसकी नहीं हुई थी। ये पता होने पर या ये बार बार सुनने पर कि इससे बात हो गई, उससे बात हो गई, लड़की को यानी शीबा को ये यकीन होने लगा कि अब बहुत सीरियस है अरुण और ये शादी हो ही जाएगी। और उसने अरुण की सारी जिद पूरी होने दी या सारी जिद पूरी करने लगी। इसी बीच में लड़की को ये एहसास हुआ कि वो शायद प्रेग्नेंट हो गई है। उसने ये बात बताई तो उसी दिन से अरुण कन्नी काटने लगा। उसने कहा कि अब तो हर हाल में 2-4-6 दिन में शादी करनी होगी, नहीं तो हम कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रह जाएंगे। अरुण को ऐसा लगा कि अब तो ये गले ही पड़ गई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रेगनेंसी की कोई बात नहीं आई थी, लेकिन अरुण को लगा कि अब ये गले पड़ जाएगी और फिर हमारे लिए बड़ी दुश्वारी होगी, बड़ी मुश्किल होगी। इसलिए अपने दोस्त से संपर्क करके उसने उससे मदद मांगी और ये कहा कि अब पीछा छोड़ाओ, नहीं तो बहुत ही बदनामी होने वाली है। देखिए, मैं पहले से भी मैंने बताया है कि जैसे ही इस तरह की सिचुएशन आती है, जब ये लगता है लड़के को कि अब ये बिल्कुल गले पड़ने ही वाली है, अब इसे मैं रोक नहीं पाऊंगा, तो फिर तुरंत दिमाग चलने लगता है कि कैसे इसका पीछा छुड़ाया जाए। अब मैं क्या बताऊं, जिन जिन अपराध की घटनाओं में मैंने ये बात बताई है, उन सब में महिला ही जान से गई हैं। अब यही लगता है कि सब कुछ लुटाने के बाद क्यों ये होश में आती हैं लड़कियां। जब ये पता था कि शादी नहीं हो सकती तो फिर ऐसा क्यों किया उसने। बहरहाल जो किया उसकी सज़ा शायद उसको भुगतनी थी और उसकी हत्या हो गई। देखिए, इससे एक चीज़ तो ये समझ में आती है कि आप अपना नंबर कभी किसी को मत दें, कभी मत दें किसी को। आपको जैसे आपके यहाँ तमाम जोमेटो वाले, जेप्टो वाले, स्विगी वाले, ब्लिंकिट वाले, ये तमाम जो डिलीवरी बॉयज़ आते हैं, आप अपने नंबर से बुक कराती हैं या बुक कराते हैं और फिर वो आपको फ़ोन करके बता देता है कि मैं फ़लाँ जगह आ गया हूँ, आपका मकान किधर है। फिर या तो आप खुद लेने जाती हैं या फिर घर में से कोई जाता है और उसे ये पता हो जाता है कि ये घर और ये नंबर किसका है और क्या नाम है। यही से परेशानी की शुरुआत होती है और नंबर आते ही वो नेट में आपके प्रोफाइल सर्च करना शुरू करेगा। जो आपके फेसबुक का प्रोफाइल है, आपके इंस्टा का प्रोफाइल है, जहाँ जहाँ आपकी वो शुरू करेगा। फिर आपके दोस्तों यारों के नाम उस पर से ढूंढना शुरू करेगा, आपकी तमाम फ़ोटोग्राफ डाउनलोड करना शुरू करेगा और फिर एक दिन आपको परेशानी में डाल देगा। मैं अपने एक
मित्र को जानता हूं जो पिछले हफ्ते जिन्होंने जेप्टो से कोई सामान, उनकी कोई महिला रिश्तेदार या घर की कोई लड़की दिल्ली में पीजी में पढ़ती थी और उसने जेप्टो से कुछ सामान ऑर्डर किया। नंबर उस पीजी में रहने वाली लड़की का जेप्टो के उस डिलीवरी बॉय को मिल गया। उसने यही हरकत की और फिर धीरे धीरे उसको इतना परेशान किया कि ऐसा लग रहा था जैसे वो सुसाइड कर लेगी। तमाम जो फेसबुक प्रोफाइल से एक दूसरे से संबंधित जानकारी इकट्ठा करने के बाद वो फिर उस जानकारियों को उससे मोबाइल पर साझा करने लगा। डर गई वो, लेकिन खैर पता लगा इसका, साइबर क्राइम ने इसको एक्सप्लोर किया और जेप्टो का वो डिलीवरी बॉय गिरफ्तार हुआ। तब ये पता लगा कि वो अकेली लड़की नहीं थी, वो इसी तरह जहाँ जहाँ डिलीवरी करने जाता था उन लड़कियों की डिटेल्स इकट्ठा करता था। तो लिहाजा आप अगर परिवार के साथ रह रहे हैं तो इन सब के लिए अपने घर में अपने पेरेंट्स का, भाई के, उनके नंबर का इस्तेमाल करें। आप अगर ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पर वो सामान आप ही को रिसीव करना है, तो आजकल तो 90% पीजी हो या आप किसी फ्लैट में रह रही हैं, अकेले रह रही हैं, तो आपका जो गार्ड है, जो नोन है, जिसका नाम पता वेरीफाइड है, आप उसके नंबर को इस्तेमाल करिए। सामान उसके पास आ जाएगा, उसको बता दीजिए कि मैंने ये सामान ऑर्डर किया है, आ जाएगा, आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आकर ले जाऊंगा या ले जाऊंगी। तो थोड़ी सी सावधानी सबको अपनी तरफ से भी रखनी होगी, क्योंकि अब सब कुछ डिलीवरी बॉय के हाथ, पूरा सिस्टम, मार्केटिंग का पूरा सिस्टम अब डिलीवरी बॉयज़ के हाथ आ चुका है। कोई भी घर से हिलना नहीं चाहता, कोई सब्जी की दुकान पे नहीं जाना चाहता, कोई कपड़ों की दुकान पे, इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे, मोबाइल दुकान, कोई नहीं जाना चाहता। घर बैठे बैठे ऑर्डर करिए, तुरंत आपके पास तक पहुंच जाएगा, लेकर आएगा डिलीवरी बॉय। तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी और अपनी सुरक्षा के लिए थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों पे ध्यान दें, वरना आपकी प्रोफाइल का पता लग जाएगा, आपके फ़ोटोग्राफ सब डाउनलोड हो जाएंगे, आपके दोस्तों, यारों, परिवार के लोगों, माँ बाप का नाम पता लग जाएगा, उनकी फ़ोटोग्राफ पता लग जाएंगी, ले ली जाएंगी और फिर उन्हीं से जोड़ घटा के कहीं न कहीं ब्लैकमेल होना शुरू होंगी। तो इसलिए अपनी सावधानी ज़रूर रखें और अपना नंबर इस तरह से गैर ज़रूरी लोगों के हाथों में न जाने दें। कोशिश करें कि कोई न कोई तरीका इसका निकाल लें। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।